So hello everyone, welcome back to my channel Econ Smart Classes. I'm going to discuss with you this A section, and in continuation with the previous section I will cover the part. Okay, so let's understand going forward. As you can see in the screen में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बायर्स एंड सेलर्स ने मेक सेल्फ इंटरेस्टेड डिसीजंस इन अ कम्पिटिटिव मार्केट्स, राइट. सो बायर्स अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सेलर्स अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एंड किस तरीके से हम एफिशिएंट आउटकम पे वी कैन से वी आर अचीविंग द मोस्ट एफिशिएंट आउटकम विच इज ऑल्सो द वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन पॉइंट. ठीक है, तो जहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन और यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, that is also a point of you can say it's most efficient point, or you can equivalent say it's the point where income total income in society is maximized, right. That is also maximized. So this is achieved where welfare is maximized, है ना. कंप्यूटर मार्केट में एफिशिएंसी अचीव होती है. ये हमारा कंक्लूजन था लास्ट क्लास में. बायर्स एंड सेलर्स सेल्फ इंटरेस्टेड डिसीजंस बना रहे हैं, उससे इक्विलिब्रियम मार्केट में यू अचीव द equilibrium outcome. All right, now let's move on. This is in continuation of that within the A section, market and benefit of specialization. Now this can be a separate question to discuss specialization का क्या benefit होता है और specialization की वजह से किस तरीके से मार्केट में इक्विलिब्रियम्स चेंज होते हैं. जैसे अभी तक प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, देयर इज ओनली वन इक्विलिब्रियम, है ना. इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहाँ पर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, वेलफेयर मैक्सिमाइज कर रहे हो और इनकम को ऑप्टिमाइज कर रहे हो. ठीक है, एंड मैक्सिमाइज कर रहे हो एट द सेम टाइम. नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट्स क्या है और बेनिफिट क्या होता है स्पेशलाइजेशन का. सो इंश्योरिंग द सोशल बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट वी डिड नॉट इंक्लूड द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, है ना. अभी तक हमने जो सोशल बेनिफिट की बात करी कॉम्पिटिटिव मार्केट सेटअप में, उसमें पर्सनल बेनिफिट था, पर्सनल बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट टू बायर एंड एज वेल एज seller, उसकी बात की हमने, करेक्ट. सो वी डिड नॉट इंक्लूड द गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन विच एडम स्मिथ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर का डिवीजन की बात करते हैं एडम स्मिथ. सो लेबर किस तरीके से डिवाइडेड है, राइट. अब डिस्कस करते हैं स्पेशलाइजेशन की वजह से कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ सकते हैं. अब स्पेशलाइजेशन का मीनिंग समझो. स्पेशलाइजेशन मीन्स हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, राइट. लेट्स से देयर इज एन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने कंसेप्ट शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डजंट मैटर, जस्ट अंडरस्टैंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है जैसे जैसे इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द सेटअप, प्रोडक्शन सेटअप फैक्ट्री में अगर जैसे जैसे आउटपुट हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट हो सकता है कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कम होती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब बहुत लार्ज साइज है प्रोडक्शन का. एंड आप जैसे जैसे लेबर को इंक्रीज कर रहे हो आपका एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इस वजह से आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कम हो रहा है. ठीक है, आप इसको रीड आउट करो एंड कीप मार्किंग अलॉन्ग विद स्पेशलाइजेशन रिड्यूसेस द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्रू स्केल इकोनॉमी. स्केल इकोनॉमीज क्या लो या इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या लो, इट्स द सेम थिंग. ठीक है, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन कोर्स ऑफ लर्निंग. लर्निंग का मतलब होता है जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब यू कैन रिलेट इट लाइक दिस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है एंड एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन से प्रोडक्टिविटी इज अ कंसेप्ट की पर यूनिट कितना आउटपुट एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. ठीक है, इट्स रिलेशन विद द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. यू कैन राइट लर्निंग बाय डूइंग. लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है तो लेबर क्या लो, कैपिटल जो भी हमारा रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं, तो विद टाइम दे आर ऑल्सो लर्निंग की कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और कॉस्ट को कम करना है, मिनिमाइज करना है कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी राइज करनी है. ठीक है, सो दिस डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट इट इज एसोसिएटेड विद लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी. एंड द बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन डज नॉट रिक्वायर स्केल इकोनॉमी. अगर स्केल इकोनॉमीज नहीं है तब भी हो सकता है ये प्रोडक्टिविटी राइज, मीनिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग कंसेप्ट. ठीक है, दोनों कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसी के थ्रू भी प्रोडक्टिविटी राइज कर सकती है और एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है. एवरेज कॉस्ट किसी भी तरीके से डिक्रीज हो सकती है, या तो लर्निंग बाय डूइंग से, या फिर बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो लर्निंग बाय डूइंग से. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यू कैन से दैट एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग. ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी इज राइजिंग. सो मूविंग
So let's start with multiple and unstable market equilibrium. Okay, so if you see here, अभी तक हमने डिमांड एंड सप्लाई में स्टडी किया था that they are linear, right? Previously we have discussed that they are linear, meaning demand curve price output space में demand curve is downward sloping and supply curve is upward sloping. ठीक है, and supply curve basically marginal cost को represent करता है, firms का marginal cost, right? And demand curve is represented by the marginal benefit of the buyers. Correct? So उसमें हमने देखा यूनिक इक्विलिब्रियम था, यूनिक प्राइस एंड यूनिक आउटपुट का इक्विलिब्रियम वी हैड एस्टैब्लिश्ड, राइट? बट इफ यू सी हियर नाउ वी आर सेइंग इट इज आल्सो पॉसिबल दैट देयर कैन बी मल्टीपल एंड अनस्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम. मल्टीपल इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन वन भी हो सकते हैं, और अनस्टेबल मार्केट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल है. सो लेट्स सी हाउ इट्स पॉसिबल. ओके, so see here we are plotting that, let's say demand curve downward sloping, definitely we know it's a downward sloping demand curve, but let's say there is efficiency, or you can say, you know, there is a specialization due to which there is this concept of learning by doing, which means, you know, as you know, you're increasing the output or production, the average cost is falling, and so the marginal cost per unit of output, you know, additional cost of the firm is also falling, and therefore the supply curve is also downward sloping. Got it? So let's say we are assuming that supply curve is also downward sloping, and let's say this is how we have the demand curve, and this is how the supply curve is. Okay, so let's discuss through notes. Let's say we say this is the price and output here. Okay, and let's say the demand curve is a downward sloping curve. Please keep plotting along with me. This is how the demand curve is, and let's say this is how the supply curve is. ठीक है, supply curve भी downward sloping है but different curvature है, and demand curve is also downward sloping but a different curvature. Okay, now let's say that you know, there is a price PB we come to know from the demand curve. Okay, and so this is the price. Let's say this is the price on the supply curve. So we say this is the price that seller want to receive, and this is the price that buyer want to pay. ठीक है, अगर आप देखो PS greater than price that buyers are willing to pay, then what will eventually happen? क्योंकि sellers price ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और buyers कम पे करना चाह रहे हैं, so definitely the quantity that is to be supplied in the market, it will fall down. In this case, it will, you know, the arrow will move away from this point. Let's say this is point E1, this is point of intersection point E2. Even if the quantity will fall, you know, it will move away from E1, and rather it will move towards 0, right? Eventually equilibrium quantity will be 0 here. And our PB price that buyers are willing to pay, it is greater than price that seller want to receive. That means अगर हम यहाँ देखें डिमांड कर्व से हमें पता चलता है this is the price that buyer wants to pay. Okay, this is the price that seller want to receive. If that be the case, then eventually what will happen? The quantity that is to be provided in the market will eventually rise. Okay, price जो buyers receive करना चाहते हैं वो ज़्यादा है, इस वजह से quantity will rise in the economy, right? And so it will happen that quantity will increase, and therefore you will move away from equilibrium E1. ठीक है, तो E1 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, बट इट इज अनस्टेबल, है ना? क्योंकि इफ यू आर एनीवेयर अराउंड दिस E1, you will move away, but there is a tendency of the market, you will move away from this E1 point. Either you will move toward this direction, right side, or to the left direction, where it will be, you know, quantity will be 0 in the market. However, let's talk about point of intersection E2. Now if you see price that buyers are willing to pay and the price that sellers are willing to receive is this point. ठीक है, अगर हम देखें PB is greater than PS, then eventually price जो buyer देना चाह रहे हैं ज़्यादा है, then quantity supplied in the market will rise, eventually market equilibrium will be at
equilibrium will be established at point E2. Okay, you are moving toward E2, and also you can say if PS, beyond E2, if you are here, PS is greater than PB, then eventually what will happen? Quantity will fall in the economy. Okay, so again you will move toward E2. So E2 therefore becomes the, you can say it's the stable point of equilibrium. Okay, ये stable हुआ और ये unstable equilibrium. So there is multiple equilibrium. One is stable, one is unstable equilibrium in the market. Okay, so please keep a note of it, and if you read through it in this ग्राफ ऑल्सो इट्स द सेम थिंग. जैसे सप्लाई का फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड स्लोपिंग किया, हमने स्टडी किया क्योंकि एफिशिएंसी की वजह से मार्केट में देयर इज अ सप्लायर जिसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एंड इट्स पॉसिबल कि उसकी एवरेज कॉस्ट फॉलिंग कर दे एंड मार्जिन कॉस्ट इज ऑल्सो फॉलिंग. therefore aggregation of margin cost of all the suppliers, it's also downward sloping. This is what we are assuming. So this is the case basically where we are studying both stable and unstable equilibrium. ठीक है, तो ऐसे एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. सो अब देख सकते पॉइंट E2 जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाइड इक्विलिब्रियम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट इट्स ऑल्सो स्टेबल. और स्टेबल है और हम कह सकते हैं एफिशिएंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी हैव आल्सो स्टडीड दैट इट्स द मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट वेयर टोटल इनकम ऑफ द सोसाइटी, total income of the society is also income, or also you can say welfare is also maximized, correct? So overall welfare is also maximized at this point, and efficient market equilibrium जो है वो stable भी है और inefficient market equilibrium जो है वो unstable है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये E2 point जो stable है it is the efficient equilibrium point, and this point is the inefficient equilibrium point. इनएफिशिएंट है और ये एफिशिएंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्केट में. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. सो लेट्स डिस्कस द सी सेक्शन इन द नेक्स्ट video. I hope whatever we have discussed so far is clear with you. Any doubts if you have, please post in the comment box. If you haven't subscribed yet, I suggest it will be good if you do. I will keep posting my videos and hopefully it will be quite helpful to you. Thank you so much for your time.